हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, 10 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है और ऐसे में आप लोगों के लिए जितना भी हो सकता है क्लास 12 इंग्लिश का स्टडी मटेरियल आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। आज बच्चों हम केवल बात करेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन विथ आंसर। आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है और बच्चों आप चाहोगे कि सर ऐसे ही सारे क्वेश्चन को समझाइए सेलेक्टेड है, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्यार सपोर्ट देना होगा, अटेंडेंस लगानी होगी इस वीडियो में, लाइक करके शेयर करना होगा, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचे। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं गारंटेड कहता हूं कि जितने भी सिलेक्टेड है बच्चों, आप लोगों को याद कराने की जिम्मेवारी हमारी। अभी आपके पास काफी समय है और ऐसे में आप लोग बढ़िया क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। क्या बोला गया? व्हाट वाज, व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, फ्रेंच एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट किया गया था तैयार करने के लिए, विथ फॉर स्कूल दैट डे मतलब उस दिन जो स्कूल का दिन था बच्चों, फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जानी थी। और ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा भी गया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर देखिए, दैट डे मतलब उस दिन फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से एक्सपेक्ट किया गया था। देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं है ना। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ, देखो बच्चों यहां से यहां तक क्वेश्चन ही पूरा लिखा गया यहां तक। देखो जरा, दैट डे मतलब उस दिन, दैट डे उस दिन, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ क्या, पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स में बिकॉज मिस्टर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम, है ना, ऑन पार्टिसिपल्स। ये बोला गया था कि मिस्टर जो हेमेल है, यहां पर हेमेल होना चाहिए, मिस्टर हेमेल, यहां पर बच्चों आप लोग हेमेल लिख लेना, हेमेल HAMEL, मिस्टर हेमेल, ठीक है। तो मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, यानी बच्चों दैट डे उस दिन फ्रेंच से एक्सपेक्ट किया गया था टू बी प्रिपेयर्ड तैयार करने के लिए, किसके लिए, विथ पार्टिसिपल्स, यानी जो पार्टिसिपल्स तैयार करने के लिए जाना था, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स मतलब उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल तैयार करके ले जाना था, क्योंकि जो मिस्टर हेमेल हैं उन्होंने कहा था कि उनसे पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले अर्थ को समझो कि फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया गया था, क्या तैयार करने के लिए बोला गया था। तो दैट डे मतलब उस दिन, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से एक्सपेक्ट किया गया था, टू प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स मतलब पार्टिसिपल तैयार करने के लिए, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हेमेल, यहां पर हेमेल है बच्चों याद रखिएगा, मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, मिस्टर हेमेल ने कहा था कि उससे हम पार्टिसिपल पर क्या करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना, बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है बच्चों सूचना पटल पर, सूचना पटल पर क्या सूचना थी। व्हाट हैड बीन पुट अप मतलब क्या रखा गया था, है ना, सूचना पटल पर क्या रखा गया था, ये आपका क्वेश्चन है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, देखो बच्चों ऑर्डर आया था, कम यानी आना, फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन यानी केवल पढ़ाना है किसको, जर्मन, इन स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कहने का तात्पर्य हुआ कि एन ऑर्डर हैड कम यानी एक ऑर्डर आया था, क्या आया था, ऑर्डर, फ्रॉम बर्लिन टू टीच यानी बर्लिन से, है ना, एक एल्सेस और यहां पे बच्चों आपका लॉरेन है, एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन मतलब जर्मन भाषा से पढ़ाई होगा, जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आया था। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम यानी ये ऑर्डर आया था कम फ्रॉम बर्लिन, है ना, कि क्या आया था, टू टीच ओनली यानी पढ़ाना है ओनली केवल, जर्मन इन द स्कूल यानी विद्यालय में केवल जर्मन पढ़ाना है आप, एल्सेस एंड लॉरेन मतलब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आया था। द जर्मन हैड पुट अप इन नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड मतलब यही चीज तो लिखा गया है बच्चों कि यही सूचना पटल पर जर्मनों ने यह नोटिस लगाया
था। द जर्मन हैड पुट, यानी जर्मन ने लगाया था, पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड में जर्मन लोगों ने ये चीज लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत समझ में आ गया होगा इसका अर्थ कि भाई आर्डर हैड कम, आर्डर आया था बर्लिन टू टीच, बर्लिन से भैया कि टीच करना है, पढ़ाना है जर्मन में, है ना, स्कूल में अल्सेस और लॉरेन, लॉरेन और अल्सेस स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाएगा। द जर्मन हैड पुट अप हिज नोटिस, मतलब दिस नोटिस, यानी जर्मन ने यहां पर जो नोटिस यानी बुलेटिन बोर्ड है अर्थात नोटिस बोर्ड है वहां पर नोटिस चिपकाया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पे चलते हैं बच्चों। आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम, है ना, बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। व्हाट डिड चेंज, क्या बोला गया कि उस दिन, देखो भाई व्हाट चेंजेस, क्या चेंज किया गया, डिड द ऑर्डर, ऑर्डर में फ्रॉम बर्लिन केस, यानी जो बर्लिन वाला केस था जहां से आदेश आया था, उस आदेश में, है ना, क्या बदलाव हुए, बर्लिन के आदेश में क्या बदलाव हुए, ये चीज आप लोगों को, बर्लिन का जो आदेश था उसमें क्या बदलाव हुआ, इसका आंसर लिखना है। एक बार फिर से इस प्रश्न पढ़ो बच्चों की, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन के आदेश आने से स्कूल दैट डे, उस दिन विद्यालय के दिन में क्या चेंजेस आए, ये पूछा गया है ना, आदेश में चेंजेस नहीं पूछा गया है। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन का जो केस है, जो आदेश है ना, बर्लिन के आए हुए आदेश से, बर्लिन से जो आदेश आया उसके वजह से स्कूल में क्या चेंज हुआ। देखो बच्चों, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रांग एंड सोलेमन, मतलब क्या कहा कि पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था। द होल स्कूल सीम्ड मतलब लग रहा था, सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्स, मतलब बच्चों अजीब, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, सोलेमन्स मतलब होता है एक गंभीर, यानी पूरा विद्यालय गंभीर लग रहा, जैसे ही बर्लिन का आदेश आया पूरा विद्यालय गंभीर लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे के सीट, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की सीट्स हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपुल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द कैट्स, मतलब देखो ना, एल्डरली, एल्डर मतलब होते हैं बूढ़े, गांव के जो वरिष्ठ थे, है ना, जो पीछे ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे के सीट ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली थी, लेकिन आज द एल्डरली विलेज पीपुल, गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे, वर सिटिंग बैठे थे, क्विकली मतलब क्यूटली मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही चुपचाप तरीके से, बच्चों की तरह चुपचाप बैठे थे। यानी जब बर्लिन का आदेश आया था कि जर्मन में पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा एल्सेस और लॉरेन स्कूल में, तब पूरा का पूरा स्कूल में सन्नाटा छाया था, गरीब मतलब अजीबो गरीब लग रहा था, बहुत ही गंभीर सा लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, जहां पीछे की सीट ऑलवेज एम्प्टी खाली रहता था, द एल्डरली विलेज पीपुल वर सिटिंग क्विटली लाइक द काइट्स, बच्चों की तरह एकदम शांतिपूर्वक पीछे जो है बैठे हुए थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, है ना, मतलब उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या महसूस किया। देखो ना, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल, मतलब क्या नोटिस किया अनयूजुअल अपार्ट द स्कूल दैट डे, मतलब कुछ अनयूजुअल मतलब कुछ अलग, मतलब बिना उपयोगी, यूजुअल मतलब होता है उपयोगी, अनयूजुअल यानी अनुपयोगी, यानी विद्यालय में उन्होंने कुछ अलग सा महसूस किया। वो क्या महसूस किया बच्चों, देखो, व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जैसे ही फ्रांज ने स्कूल पहुंचा, इट वाज वेरी क्वाइट, उस दिन बहुत ही शांति थी। दैट डे जस्ट एज संडे मॉर्निंग, जिस तरीके से बिल्कुल रविवार का सुबह होता है, एकदम शांति बनी रहती है, ऐसे ही उस दिन विद्यालय में शांति बनी थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जैसे ही विद्यालय शुरुआत होता है, देयर वाज ए ग्रेट हस्टल एंड बस्टल, मतलब बहुत ही ज्यादा चहल पहल रहती है ना। कुड बी हेयर्ड आउट ऑन स्ट्रीट, चहल पहल रहती है जो कि बच्चों सड़क पर भी सुनी जा सकती है। देखो ना, कुड बी हेयर्ड सुनी जा सकती है, आउट ऑफ द स्ट्रीट यानी सड़क पर भी सुन सकते हैं। ऑल वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर प्लेस, मतलब प्लेस, यानी सभी के सभी अपने अपने जगह पर, ऑल वर सिटिंग बैठे थे, क्वाइटली शांतिपूर्वक, इन देयर प्लेस सभी अपने अपने जगह पर बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे थे। ठीक है बच्चों, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क,
डेस्कों में खुलने और बंद होने की आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल। जैसे देखो बच्चे भी बैठ जाते हैं तो डेस्क को खोलते हैं, बंद करते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो वो बिल्कुल चहल पहल नहीं थी। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वाज द इनसाइड ऑफ यूजुअल रैपिंग, है ना, ऑफ स्केल ऑन द टेबल। ठीक है, द मोस्ट स्ट्रेंज, सबसे अलग बात ये थी कि थिंग्स वाज द इंस्टेंट द अनयूजुअल रैपिंग फॉर सोलोमन ऑन द टेबल। सबसे चित्रित बात यह थी कि रोज की तरह, है ना, जो पैमाना था मिस्टर हेमेल का जो पैमाना था, है ना, का मेज था, वो सुनाई नहीं पड़ रहा था, है ना। मिस्टर हेमेल बाज वॉकिंग विथ हिज रूल्स अंडर हिज आर्म्स, वे पैमाने को अपनी बाह में दबाए चल रहे थे। बिल्कुल सबसे चित्रित बात है कि रोज की तरह जो हेमेल थे उनके मेज का पैमाना, है ना, बजाना बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा था बच्चों, है ना, वो बिल्कुल अपने बाह में दबाए चल रहे थे, है ना। विथ हिज रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह में दबा करके चल रहे थे। यानी कुल मिलाकर के जैसे ही फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो बिल्कुल शांति बनी रहती है। जिस तरीके से रविवार का सुबह होता है ना, चहल पहल बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन जैसे जब मान लीजिए, क्योंकि भाई जब यहाँ पर बोला गया, एक मेंशन किया गया है कि जैसे स्कूल खुलता है तो चहल पहल रहती है, जैसे रोड में चहल पहल रहती है, लेकिन उस दिन बिल्कुल एकदम सब अपने अपने जगह पर चुपचाप बैठे थे। डेस्क का खुलना बंद होना, आवाज होना सब बंद था, है ना। रोज की तरह हेमेल का जो पैमाना था, है ना, वो भी मेज का पैमाना नहीं बज रहा था, वो अपने बाह में, है ना, सजोए बैठे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट डिड मिस्टर हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना, व्हाट डिड मिस्टर हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ पर व्हाट डिड मिस्टर हेमेल ने फ्रेंच है बच्चों, फ्रेंच, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, यानी फ्रेंच भाषा के लिए क्या कहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों इसका आंसर देखो भाई हम समझा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे। देखो मिस्टर हेमेल ने कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, मतलब बोला पूरा खूबसूरती भाषा एकदम स्पष्ट है, क्लियरेस्ट मतलब स्पष्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और लॉजिकल मतलब क्या होता है, तार्किक, एक तार्किक है। ही आस्क हिज स्टूडेंट टू गॉड देयर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट। ही आस्क हिज स्टूडेंट, है ना, द गॉड देयर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट, मतलब उन्होंने अपने छात्रों को अपने भाषाओं को रक्षा करने के लिए कहा। क्या बोला, ही आस्क, मतलब अपने विद्यालय के विद्यार्थियों से कहा, टू गॉड, यानी रक्षा करो लैंग्वेज, नेवर फॉरगेट इट, मतलब रक्षा करो, इसे कभी भूलना नहीं है। देखो ना, बोले ही आस्क हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों से कहता है, टू गॉड हिज देयर लैंग्वेज, मतलब अपने भाषा को कभी भी भूलो नहीं, उसकी रक्षा करो। ही सेड व्हेन पीपल आर insolved they have the key to their person, है ना, सॉरी prison, है ना, as long as they hold fast to their language। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने कहा भी जब भी लोग people insolved there have the key, मतलब जब भी लोग जो होते हैं अपने, मतलब एक प्रकार से गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहते हैं, जब भी जो व्यक्ति है, लोग हैं, है ना, गुलामी में जकड़े होते हैं, अगर उनके पास प्रिसन एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, यदि उनके पास भाषा का मान है, यदि वो अपनी भाषा को मान दे, तो यही भाषा उन्हें गुलामी के बेड़ियों से निकालने की चाबी होती है। की टू देयर प्रिसन, यानी की यानी चाबी है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, होल्ड मतलब मुक्त कराने की, फास्ट यदि जल्दी, टू देयर लैंग्वेज जो उसकी भाषा है वही उनकी बेड़ियों से निकालने की चाबी होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अपना हो गया कंप्लीट। अरे भाई पेज भी कहाँ जा रहा है। चलिए इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 6 आता बच्चों। चलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोगों को मिस मत करना भाई। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो भैया बोल रहा है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फ्रॉम गार्बेज डंप, मतलब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा था, कचरे के डब्बे में क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही मतलब वो कहाँ का था, कहाँ से आया था, मतलब कहाँ वह कहाँ है और कहाँ से आया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो बच्चों, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी सोना ढूंढ रहा था, रुपया पैसा और कॉइन इन द गार्बेज डंप्स।
मतलब इसका आंसर यहाँ तक कि यहाँ तक का होगा भैया, एक लाइन है ना। मतलब वो भाई साहिब इज लुकिंग, क्या ढूंढ रहा था बच्चों, गोल्ड, सोना, रुपीज एंड कॉइन्स, सिक्का है ना, पैसा गार्बेज डंप से कचरे के डब्बे में। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ आथर, लेखिका का पड़ोसी था। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया था। हिज हाउस वाज सेंट एडमिस्ट टू ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका जो है ढाका में हरे भरे खेतों के बीच में उसका मकान है। ही वाज कम विथ हिज मदर 1971 व्हेन स्ट्रॉन्ग स्वेम्ड अवे फॉर फील्ड एंड होम्स, वह कम आया था हिज मदर अपने माता के साथ, वह अपने माँ के साथ आया था जब तूफान में उसके खेतों और घरों को बहा ले गए थे। व्हेन 1971 स्टॉर्म बेम्ड अवे फ्रॉम फील्ड एंड होम्स, देखो ना 1971 की बात है, जब उसकी जब तूफान आई है ना, तो उनके घरों और खेतों को बहा ले गए, तब उसने अपने माँ के साथ आया था। ओके चलिए क्लियर। तो गार्बेज डंप से क्या ढूंढ रहा था, कॉइन्स, गोल्ड, सिक्का है ना, यहाँ ढूंढ रहा था। लेखिका का पड़ोसी है। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश से आया था है ना। और बच्चों ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका जो घर है, हिज हाउस वाज सेट इन, जो उसका घर था वो कहाँ था है ना, वो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था। वह 1971 अपने माँ के साथ आया था जब उसके तूफानों ने उसके घर और खेतों को बहाकर ले गए। अगला प्रश्न बच्चों, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। व्हाट एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेन किए डज द ऑथर, यानी जो लेखिका है, ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बेयरिंग फुटवेयर, यानी जब बच्चे जो हैं है ना फुटवेयर नहीं पहने थे, यानी जो स्लीपर पैर में नहीं पहने था, क्या वहाँ पर बच्चों जो लेखिका है ना एक प्रकार से स्पष्टीकरण देती है। द एक्सप्लेनेशन अफर्ड बाय द ऑथर, मतलब एक्सप्लेन किया गया है ऑथर के द्वारा, इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। उन्होंने क्या कहा कि आथर ने क्या कहा है, अफर्ड बाय द आथर, मतलब एक्सप्लेन किया गया आथर के द्वारा, इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, मतलब जो ये परंपरा है, यानी नंगे पैर से रहना, यानी भैया जो पैर में स्लीपर नहीं पहने यानी नंगे पैर से रहना वहाँ की परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी नहीं है। सी वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब उन्होंने केवल और केवल पैसे की कमी नहीं, आश्चर्य की ये बात है कि केवल गरीबी को एक स्थायी स्थिति को समझाने का एक बहाना किया जाता है। सी आल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय हु प्रेड टू गॉडेज फॉर द पेयर ऑफ शूज, मतलब जो एक बच्चा है पैर में जो उसके जूते नहीं हैं है ना, उसके रक्षक के लिए किसी तरीके से नहीं है, तो वह एक गरीब लड़के की कहानी को याद करती है। वो बताता है कि एक गरीब से एक जोड़ने का काम करता है, एक समझाने, गरीबी की स्थिति को समझाने का काम करता है, जिसने एक जोड़ी जूते के लिए देवी से प्रार्थना की थी है ना। देखो ना, हु प्रेड यानी प्रार्थना किया था, द गॉडेज फॉर द पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ी जूते के लिए, किससे, भगवान से है ना, भगवान से क्या किया, प्रेयर किया है ना, यानी प्रार्थना की थी। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। अगला देखिएगा, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, है ना, क्या बताना है, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। इज साहेब हैप्पी, क्या खुश है, एट द टी स्टॉल में, नो नहीं, ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग द टी स्टॉल, वो खुश नहीं है। नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मी, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है कि नाउ इज नो लॉन्गर हिज ओन मी, वो खुद का स्वामी नहीं है, वो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, इसलिए बच्चों वो खुश नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, व्हाट मेक द सिटी फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, व्हाट मेक, क्या बनाता है फेमस है ना, फिरोजाबाद सिटी को है ना, फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है बच्चों, क्या प्रसिद्ध बनाता है फिरोजाबाद सिटी को, इनमें से क्या खासियत है जो कि प्रसिद्ध बनाता है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस बाज हिज बैंगल्स, है ना, और चूड़ियाँ, जो चूड़ियाँ हैं बच्चों वो उसको प्रसिद्ध करता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इज बैंगल्स, मतलब जो चूड़ियाँ हैं है ना। एवरी अदर फैमिली फिरोजाबाद इंगेंड इन मेकिंग बैंगल्स, मतलब कहा गया कि फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, इसलिए वो प्रसिद्ध है, फेमस है। द सिटी वाज फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इज बैंगल्स, मतलब चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली, हर
दो व्यक्तियों मतलब हर दो परिवार में, ऐसा कह सकते हैं कि हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद इन एंगेज्ड मतलब एंगेज है उसमें, इन मेकिंग बेंगल्स मतलब चूड़ियों बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी। यानी बच्चों क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी, जो व्यक्ति हैं गांव से शहर की ओर जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आंसर देखिए बच्चों, द रीजन फॉर माइग्रेशन आर मनी, मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। यानी पलायन, माइग्रेशन मतलब होता है पलायन, पलायन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दे आर फील्ड एंड होम्स वेर स्वेप्ट अवे फ्रॉम फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स, मतलब जो तेज से तेज आंधी तूफान आया था तो उसका खेत भी बह गया, है ना, उसका घर भी बह गया, है ना, लगातार आंधी तूफान से मतलब उसका खेत और घर बह गए थे। दे हैड नथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। दे हैड नथिंग टू ईट, खाने के लिए नहीं है। द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब दूसरा भी फैक्टर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, ये उसकी कला है वो भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। एंड क्राफ्ट इन द विलेज, यानी जो गांव की एक पारंपरिक कला है, शिल्प है, वो भी विनाश हो रहा है। इस कारण से लोग विलेज से सिटी की ओर जा रहे हैं, है ना। भाई क्या कारण हो सकता है, लोग गांव से शहर में जो है एक प्रकार से पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन कई सारे हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो मतलब स्ट्रांग बर्म्स, मतलब एक प्रकार से बच्चों फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स, मतलब स्टॉर्म यानी जो तेजी से हवाएं चल रही हैं। स्वेप्ट अवे फॉर फ्रिक्वेंट यानी धारा प्रवाह, देखो फ्रिक्वेंट मतलब होता है धारा प्रवाह तेजी से, स्टॉर्म मतलब होता है एक प्रकार से हवा, एक प्रकार से बच्चों आंधी कह सकते हैं। इस आंधी तूफान के कारण उसके घर, है ना, उसके जो खेत हैं वो सब बह गए। दे हैड नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। द अनदर इंपॉर्टेंस फैक्टर इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट इन द विलेज, यानी जो ट्रेडिशनल उसका आर्ट है वो भी खत्म हो रहा है। क्राफ्ट इन विलेज यानी गांव का जो आर्ट है, कल्चर है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसलिए लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। हाउ इन योर ओपिनियन, आपका सोच क्या है, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम्स, मतलब यहाँ पर बोला गया कि आपके विचार में क्या है कि मुकेश अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है। देखो ना, हाउ इन योर ओपिनियन, आपके विचार में कैन मुकेश रिलीज हिज ड्रीम, अपने सपनों को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो बोलता है एस आई इन माई ओपिनियन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय वर्किंग एट सम गैरेज एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ मोटर मैकेनिक, मतलब हाँ मेरी राय ये है, माई ओपिनियन ना, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, वो अपना सपना पूरा कर सकता है। कैसे जानते हो, बाय वर्किंग, काम करके, सम गैरेज यानी कुछ गैरेज में जाकर काम करे, गेट द ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ले, मोटर मैकेनिक का क्या ले सकता है, ट्रेनिंग लेकर के वो अपने ड्रीम को, सपने को पूरा कर सकता है ना। मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने सपने साकार, मतलब काम करके गैरेज में काम करेगा तभी तो वो सीखेगा, तब उसके सपने जो है पूरे हो सकते हैं। चलिए बच्चों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये जो क्वेश्चन है बच्चों चैप्टर नंबर 3 का है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये डगलस के बारे में कहता है ना, कि डगलस का अनुभव उसे कैसे, है ना, प्रभाव डालता है ना। तो हिज एक्सपीरियंस सोक द विंटर ग्रेटली, है ना, इस अनुभव से लेखक बुरी तरह से झकझोर दिया। द टेरर एंड फियर stressed him badly. He became upset. He avoided water as far as he could. He was feeling very weak. He could not get that night. Due to fear, he never went बैक टू द पूल अगेन। भाई जो उसका अनुभव हुआ, उन्होंने क्या कहा कि भाई आतंक और भय से उसे बुरी तरह से जकड़ लिया, मतलब सोक द राइटर ग्रेटली, यानी जो लेखक है बुरी तरह से झकझोर दिया। टेरर मतलब आतंक, एंड फियर मतलब भय, साइंट हिम बैडली, यानी उसी तरह उसको बुरी तरह से जकड़ लिया। बिकम क्योंकि वह बहुत परेशान था। अपसेट मतलब परेशान। ही अवॉइडेड वाटर एज फार एज ही कुड, मतलब वो अपने आप को थोड़ी पानी से दूर बनाने की कोशिश की है, बनाए रखने का आदत डाला। ही अवॉइडेड भूलने की कोशिश की। वाटर एज फार एज इट कुड, मतलब जो यथासंभव पानी से दूर बनाए रखने के लिए कोशिश की। ही वाज फीलिंग वेरी वीक, वो अपने आप को बहुत कमजोर समझा। ही कुड नॉट गेट दैट नाइट, वह रात को खा भी नहीं सकता था। ही कुड नॉट ईट होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर कैट लिखा गई तो मीनिंग सही नहीं निकल रहा था, तो इसको आप बना लेना, ही कुड नॉट ईट,
he could not eat that night due to fear he never went back to the pool again. ओके मतलब वो फिर से कहा अब तालाब के पास नहीं जाना है। तैरने से उसको क्या इफेक्ट मिला, क्या एफर्ट आया। चलिए अगले देखिए, why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस पानी से अपने डर पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्पित क्यों था? डगलस फाउंड that his fear of water had spoiled his joy for fishing. डगलस ने पाया कि पानी के प्रति उसके डर से मछली पकड़ने और फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, बोटिंग यानी जो बोट में चलना है ना, स्विमिंग यानी तैरना, यानी डगलस ने पाया कि पानी के प्रति से डर से मछली पकड़ना, नौका विहार तैयार की है ना, सब कुछ उसका छिन गया है। देखो ना, डगलस फाउंड हिज फियर यानी पानी का डर जो है, स्पॉइल्ड द जॉय मतलब उसका छिन गया, फिशिंग मछली पकड़ना, बोटिंग करना, स्विमिंग तैरना सब कुछ छिन गया। सो हिज वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, है ना, इसलिए उन्होंने इस डर को काबू पाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। क्यों दृढ़ निश्चय किया था? बोला ना, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर वाटर, मतलब पानी से जो डर था उसको पाने के लिए क्यों निश्चय किया? क्योंकि भाई पानी से डर लगने लग गया तो उसका मछली पकड़ना, बोटिंग करना, तैरना सब कुछ खो गया था, इसलिए भाई साहब उसको थोड़ा सा डर लगने लग गया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो छोटा पहले पढ़ो, व्हाई वाज द क्राफ्टर टॉक एक्टिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, किसान फेरी वाले के साथ बातूनी दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था? देखो ना, व्हाई वाज द क्राफ्टर किसान टॉक टाइम द फ्रेंडली विथ द पेडलर, मतलब बातूनी और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था बताओ? क्योंकि द क्राफ्टर एंड ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट एनी फैमिली, उसके पास कोई परिवार नहीं थे, बाज हैप्पी टू गेट समथिंग टू टॉक इन द लॉन लाइन्स, है ना, वो अकेलेपन से किसी से बात करने का मौका पाकर खुश था। क्योंकि भाई देखो, कोई यदि अकेला होता है तो किसी से बात करता है, खुश होता है। दिस इज द रीजन ही वाज सो टॉक टाइम एंड फ्रेंडली विथ पेडलर, यही कारण से था बच्चों कि वो दोस्ताना और बातूनी जैसा व्यवहार दर्शाता। वो अकेला था, बूढ़ा था, उसके परिवार में कोई नहीं थे, इसलिए बच्चों। और ये अपना एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सिलेक्टेड है, इसे आप लोग कर लेना। इस तरीके से आज हम 15 क्वेश्चन किए हैं। हमारा टारगेट रहेगा बच्चों अगले 20 क्वेश्चन फिर से लाएं जल्द से जल्द। हाँ, 20-20 क्वेश्चन आप लोग करते रहें, बस उम्मीद यही है कि आप लोग यदि बेहतर तैयारी करेंगे तो गारंटेड कहता हूँ कि आपके बेहतर अंक आएंगे। बस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं और इंग्लिश का नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में मिल रहा है। अभी ऑफर चल रहा है मात्र 50 रुपये में। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। यदि कोई भी बच्चा चाहता है कि मुझे नोट्स लेना है 96 85 29 91 49, मात्र कितने रुपए में? 50 रुपये में नोट्स आपको दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।